जय हिंद, नमस्कार। स्वागत आप सभी दोस्तों का आज के इस पेपर एनालिसिस सेशन में। आपने पेपर दे दिया है या फिर आपको पेपर देना है, दोनों के लिए ये वीडियो सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनको आंसर चाहिए वो प्लीज़ बने रहें और जिनको आगे की राह, आगे की स्टडी चाहिए वो भी बने रहें, ठीक है। तो चलिए आज के क्लास में आगे बढ़ते हैं। चलिए अभी देखिए आपके सामने हिंदी का पैसेज है, ठीक है। इसको देख लीजिएगा, यही पैसेज था आपका और उससे बने हुए जो क्वेश्चंस हैं वो आपके सामने हैं, देखिए। और अगर आपने पेपर दिया है तो देख लीजिएगा, आपका अगर ऑप्शन सी आपने ट्रिक किया है तो वो काफ़ी हद तक मतलब सही है, काफ़ी हद तक क्या वही सही होगा। उसके बाद अगर आपने दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है इसमें तो आपका ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा, अधिक पेड़ लगाना, ठीक है। देखिए मैं क्वेश्चन इसलिए हिंदी का नहीं पढ़ूंगा क्योंकि ये अगले क्लास के लिए बहुत ज़्यादा वैलिड नहीं है, ठीक है। तो गद्यांश के अनुसार वृक्ष हमें क्या प्रदान करता है, ऐसा इसमें क्वेश्चन है। तो अगर आपने ट्रिक किया हो कि शुद्ध वायु, छाया और फल, तो वो सही होगा। उम्मीद करता हूँ हिंदी का तो आप सभी ने सही किया होगा, राइट। उसके बाद उपसर्ग व शब्दांश है जो, अब इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में राइट आंसर, तो इसमें आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। किसी शब्द के आगे ये जुड़ता है, ठीक है, दिए गए ऑप्शन से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आप देखिए, इसमें क्या है, रात को आकाश में तारे चमकते हैं, इस वाक्य में रेखांकित शब्द का कारक आपको बताना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपने अधिकरण कारक चूज किया होगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आप 6 देखिए क्या है, निम्नलिखित में से संसद से सड़क तक किसके द्वारा लिखी गई है, ठीक है। तो बताइए अगर आपने किया हो सुदामा पांडे, धूमिल जी, तो वो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जिस प्रकार से पेपर है उस हिसाब से हमें लगता है कि ये इजी टू मॉडरेट है, मतलब बहुत टफ नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखित नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों जो पिंजर है ये महादेवी वर्मा द्वारा लिखित नहीं है, बाकी यामा, दीपशिखा और गीत पर्व ये महादेवी वर्मा का था, अगर आपने किया हो तो। उसके बाद देखिए अनुषंगिक के विलोम शब्द का आपको चयन करना है और क्वेश्चन नंबर 8 का इस तरह से राइट आंसर प्रमुख हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। उसके बाद देखिए आपसे प्रश्न बना है, निम्नलिखित मुहावरों में से कौन सा युग्म गलत है। अब क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, कंधे से कंधे, ठीक है, छीलना, ये चोट लगना है, तो इसमें गलत आपको ढूंढना था, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है आपका, क्या तुम सचमुच उत्तीर्ण हो गए हो, ये कौन सा वाक्य है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए अगर आपने प्रश्नवाचक चूज किया होगा तो फिर वो करेक्ट होगा, आपने किया ही होगा। उसके बाद आपसे प्रश्न था, देखिए हिंदी के प्रश्न टफ नहीं है। गुलाम शब्द का विलोम शब्द अब आपको बताना था, अगर आपने इसमें सही चूज किया हो आज़ाद, ठीक है, तो वो करेक्ट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आप 12 देखिए क्या है, आपसे क्या पूछा गया है, घोंसले में चिड़िया है में कौन सा कारक है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर है वो है आपका अधिकरण कारक, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, दिनों का फेर होना। तो दोस्तों इस मुहावरे का अर्थ आपसे पूछा गया है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका भाग्य का चक्कर, ठीक है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट यहाँ पे हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, बद उपसर्ग निम्नलिखित में से कौन से शब्द में प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पे मतलब ये क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, बदमाश आपको पता है, ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, यहीं पे धूसल जो शब्द है इसका पर्यायवाची आपसे पूछा गया है, तो बताइए क्या ही हो सकता है। तो दोस्तों गर्धक, ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। उसके बाद अगला शब्द है आपसे, अगला क्वेश्चन, मोहन बिल्कुल थक गया है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर है क्रिया विशेषण अव्यय, ठीक है, तो ये भी आपने सही ट्रिक किया होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, कृष्णा, विष्णु, अविनाशी किस शब्द के अनिकार्थी हैं। तो दोस्तों किस शब्द के हैं, अगर ये नहीं पता तो फिर आपने अच्युतम केशवम दामोदरम ऐसे सॉन्ग सुना होगा ना, तो वो कृष्ण जी के बारे में ही है और वहाँ से भी ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो रहा था। उसके बाद आपसे प्रश्न है, वर्ष 2005 में कुंवर नारायण जी को किस भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, हिंदी के लिए, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या है आपसे, क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे पूछा गया है, आगे कुआं पीछे खाई, इस मुहावरे का अर्थ आपको बताना था, ठीक है। तो ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और उम्मीद करता हूँ आप लोग भी कर पा रहे हों जिनको नेक्स्ट एग्जाम देना है, ठीक है। बाकी जिन्होंने किया है उसमें ऑप्शन बी करेक्ट होगा, दोनों तरफ विपत्ति या परेशानी होना, राइट।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 के रूप में देखिए आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया है। आपसे प्रश्न है, उन्होंने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी हैं, इस वाक्य में लड़ी हैं ये किस क्रिया का उदाहरण है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, सकर्मक क्रिया का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या है, निम्नलिखित में से आधा गांव उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी, डॉक्टर राही मासूम रजा जी हो जाते हैं। ठीक है, तो आधा गांव उपन्यास किसने लिखा है? डॉक्टर राही मासूम रजा जी। आपने ट्रिक किया होगा तो आपको अंक मिलेंगे, अदरवाइज तो। रामू जो बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई। ठीक है, इस वाक्य में आपको विराम चिन्ह होगा, कौन सा विराम चिन्ह होगा आप बताइए। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं पढ़ रहा था रामू जो बड़ा अच्छा लड़का है, तो यहाँ पे अल्प विराम होगा जहाँ पे मैंने पॉइंटिंग करी है। ठीक है, तो है के बाद होना चाहिए। ठीक है, तो अल्प विराम होगा यहाँ पे, तो आपका ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या है, कोई तो साथ चलो, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो दोस्तों इसमें देखिए कोई और कोई तो साथ चलो, इसमें कौन सा सर्वनाम बन रहा है? तो कोई निश्चित नहीं होता है ना, तो ये अनिश्चयवाचक होता है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि तुम चलो, तो फिर हो जाता है ना निश्चित, लेकिन कोई निश्चित नहीं है, तो अनिश्चित सर्वनाम। निम्नलिखित में से ध्यानमग्न शब्द में कौन सा समास है? तो ध्यानमग्न। ठीक है, तो बताइए क्वेश्चन नंबर 24 का। तो दोस्तों इसमें तत्पुरुष समास आपको दिखता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, जिसके पास घर न हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है? तो दोस्तों उसके लिए अनिकेत शब्द का प्रयोग होता है, ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या बना है आपसे हिंदी में, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर है आशिक। ठीक है, तो ये शब्द विशेषण है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या है, मानव जीवन पर ग्रहों और तारों के प्रभाव के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर है ज्योतिष। ठीक है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर आप 28 देखिए क्या है, जो मध्वरी है, क्या है दोस्तों? मध्वरी, इसका संधि विच्छेद आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो बताइए इसका संधि विच्छेद क्या होगा? इसका संधि विच्छेद मधुधन अरि है। ठीक है, मध्वरी का क्या है दोस्तों? मधुधन अरि। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? तो क्वेश्चन नंबर 29 तो सबके लिए आसान था, धीरे धीरे। ठीक है, तो इसे हम अव्ययी भाव समास कह देते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, आपसे प्रश्न है, जिस क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़े उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसको हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए क्या है, आपसे प्रश्न है, निम्नलिखित में से हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी से पुरस्कृत रचना कल सुनना मुझे किसके द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों बताइए, अगर आपने पढ़ा हो तो ये क्वेश्चन आपके लिए इजी था, नहीं तो दोस्तों ये आपके लिए थोड़ा सा कठिन था। तो दोस्तों ऑप्शन सी करेक्ट है, धूमिल। ठीक है, तो याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, ऊपरी बनावट या तड़क भड़क के लिए एक शब्द क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर क्या होगा? उसको हम आडंबर कहते हैं, ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट होता। अगर आपने ट्रिक किया होगा तो बहुत अच्छी बात है। भाला शब्द का वचन बदलिए, अब यहाँ पे बदलिए वचन, देखिए कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये भाले होगा। ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए क्या है, निम्नलिखित में से जो सर्कस उपन्यास है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों किसके द्वारा लिखी गई है? राइट आंसर है इसमें संजीव जी के द्वारा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए क्या है, माया को माया मिले कर कर लंबे हाथ, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? दोस्तों इस लोकोक्ति का सही अर्थ है धनी को और धन मिलना। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है अगर आपने ट्रिक किया हो तो। क्वेश्चन नंबर आप 36 देखिए क्या है, आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से 1989 में साहित्य अकादमी पुरस्कार के विजेता कौन थे? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 का जो राइट आंसर है वो है केदारनाथ सिंह, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 और हिंदी का लास्ट क्वेश्चन है, देखिए, जिसका भाग्य अच्छा ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है वो है आपका अभागा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। दोस्तों अब हम जीएस के प्रश्नों को देखेंगे, तो चलिए उन्हें भी क्विकली देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 देखिए, आपसे जीएस का क्वेश्चन बना है और इसको पढ़ के आंसर कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी पाणिनि की प्रसिद्ध रचना है जिसे संस्कृत व्याकरण या आधारभूत ग्रंथ माना जाता है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 113 का राइट आंसर है अष्टाध्यायी। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता है।
देखिए यहाँ से गाड़ी गुजर रही है, इसलिए थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए खुद ही। मैं अभी ऐसी स्थिति में हूँ कि थोड़ा नॉइस आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 114 क्या है? किस संस्थान ने वायुमंडलीय रडार संकेतों से वर्षा का पता लगाने वाली मशीन लर्निंग जो प्रौद्योगिकी है उसके लिए पेटेंट हासिल किया है? तो दोस्तों ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था, ठीक है। और इसमें जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, कोचीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है ये, ठीक है। कोचीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ठीक है। इसने वायुमंडलीय रडार संकेतों से वर्षा का पता लगाने वाले मशीन लर्निंग प्रौद्योगिकी का, ठीक है, पेटेंट हासिल किया। पेटेंट मतलब अपने नाम से वो पेटेंट करवा लिया कि उसका अब निर्माण पहले वही कुछ सालों तक करवाएगा, ठीक है। उसके बाद से आपसे प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य म्यांमार और भूटान दोनों के साथ सीमा साझा करता है? तो दोस्तों ये तो ज्योग्राफी का सबसे आसान क्वेश्चन हो गया, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो ये म्यांमार और भूटान दोनों के साथ सीमा साझा करता है। क्वेश्चन नंबर आप 116 देखिए, ठीक है। ये आपसे बन गया एक तरह से इनोवेंट का क्वेश्चन, ठीक है। इनोवेंट कह लें और वर्ल्ड ज्योग्राफी कह लें, क्योंकि ये न्यूज़ में था। तो बुखारेस्ट किस देश की राजधानी शहर है? तो दोस्तों बुखारेस्ट बताएं किस देश की है? इसका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट कीजिए। रोमानिया, ठीक है। इसमें ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। ये इनोवेंट प्रोग्राम के लिए फेमस था, इसलिए आप इसको इनोवेंट के करंट अफेयर सेक्शन से जोड़ के देख सकते थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग क्या है दोस्तों? वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आपको पता होगा डोपिंग क्या होता है, जैसे किसी एथलीट्स वगैरह जब एक्स्ट्रा कुछ एक्सेस लेते हैं अच्छा परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो आप मुख्यालय देखेंगे वाडा का, तो ये मॉन्ट्रियल कनाडा में देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद 118 नंबर का प्रश्न क्या बना है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 118 का राइट आंसर है विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ठीक है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाता है इस क्वेश्चन में। उसके बाद आपसे प्रश्न बना है लास्को गुफाएं किस देश में स्थित हैं? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका फ्रांस, ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 120 देखिए क्या है, भारत में कौन सा राज्य समान नागरिक संहिता विधेयक 2026 पारित करने वाला दूसरा राज्य बना है? देश का दूसरा राज्य कौन बना है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका गुजरात, ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा, ठीक है। ये उत्तराखंड के बाद दूसरा राज्य गुजरात बना है, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना है, तो आप पहला दूसरा तीसरा सब देख लीजिएगा, ठीक है। अक्टूबर 2025 तक जीएसटी परिषद द्वारा निर्धारित भारत में सबसे ऊंची जीएसटी स्लैब दर क्या है? तो दोस्तों सबसे ऊंची जीएसटी स्लैब आपको पता होना चाहिए 28% का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 122 देखिए क्या है, मार्च 2026 में आए भीषण उष्णकटिबंधीय चक्रवात नॉरेल ने, क्या नाम था दोस्तों, नॉरेल ने किस देश को प्रभावित किया? तो अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया को इसने प्रभावित किया था, नॉरेल ने। क्वेश्चन नंबर 123 देखिए क्या है, पौधों के हरे रंग के लिए कौन सा वर्णक जिम्मेदार है? ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में बना है। तो दोस्तों क्लोरोफिल, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 124 देखिए क्या बना है आपसे, जो बरुआ सागर झील है उत्तर प्रदेश का, ये किस जिले में स्थित है? दोस्तों ये यूपी जीके का क्वेश्चन है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, झांसी में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 125 देखिए क्या है, भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है 16 जनवरी को, ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा, ठीक है। 16 जनवरी को मनाया जाता है दोस्तों स्टार्टअप दिवस। मधुबनी चित्रकला की उत्पत्ति किस भारतीय राज्य से हुई है? तो दोस्तों ये बिहार है, बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 127 देखिए क्या है आपसे पूछा गया है, विश्व खाद्य दिवस जो प्रतिवर्ष 16 अक्टूबर को मनाया जाता है के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 127 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, भूख, खाद्य सुरक्षा, पोषण और सतत कृषि पद्धतियों, ठीक है। इसके बारे में ये क्या करता है, विश्व खाद्य दिवस जागरूकता बढ़ाता है, किसके बारे में? भूख, खाद्य सुरक्षा, ठीक है, जो खाद्य सुरक्षा होता है, पोषण और सतत कृषि पद्धतियों के बारे में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 128 देखिए क्या है आपसे, भारत का परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम कितने चरणों पर आधारित है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन डी, 3 चरणों पर आधारित है। अगर आपने ये ट्रिक किया होगा तो आपका आंसर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 129 है, भारत में विदेशी व्यापार को कौन सा संगठन नियंत्रित करता है? तो दोस्तों क्वेश्चन 129 का राइट आंसर है आपका DGFT। क्या है दोस्तों DGFT? ये क्या करता है, भारत में विदेशी व्यापार के, ठीक है, जो मतलब नियंत्रण का कार्य करता है ये संगठन।
खेती निर्वाह से लेकर प्रकार तक भिन्न रही है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 130 का राइट आंसर है वाणिज्यिक। ठीक है, खेती निर्वाह से लेकर वाणिज्यिक प्रकार तक भिन्न रही है, ये आपका सही जवाब हो जाता है इस क्वेश्चन में। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरणीय समस्या मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के कारण होती है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 131 का राइट आंसर है वैश्विक तापन। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 132 देखिए क्या है, भारत में रेपो रेट कौन सा संगठन निर्धारित करता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 132 का राइट आंसर क्या होगा। देखिए अगर हम रेपो रेट की बात करें या रिवर्स रेपो रेट की बात करें तो ये आरबीआई ही करता है, तो भारतीय रिजर्व बैंक इसको हम कहते हैं। ठीक है, या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन ए ही आपका इसमें करेक्ट होता है। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन हो गया। ठीक है, उसके बाद से देखिए पद्म भूषण से संबंधित प्रश्न है। पद्म भूषण 2026 के कौन से प्राप्तकर्ता सार्वजनिक मामले से जुड़े हैं और उत्तराखंड से संबंध रखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 133 का जो राइट आंसर है वो है आपका भगत सिंह कोश्यारी जी। ठीक है, तो ये उत्तराखंड से आते हैं और ये किससे जुड़े हैं दोस्तों, सामाजिक सेवा, सार्वजनिक मामले, इन सब से जुड़े हैं। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीटों के आवंटन से संबंधित प्रावधान है। तो दोस्तों बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन हो गया ये आपके लिए, ये चौथी अनुसूची आपकी हो जाती है। तो आपको ऑप्शन डी में ये देखने को मिल रहा है, तो अगर आपने ट्रिक किया हो तो ये करेक्ट होगा। उसके बाद से आपसे प्रश्न है, कौन सा वैज्ञानिक सिद्धांत यह समझाता है कि कंपास की सुई उत्तर की ओर क्यों इशारा करती है। तो दोस्तों कौन सा वैज्ञानिक सिद्धांत है ये पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है एक्चुअली। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा यहाँ पे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 136 पे, देखिए क्या बना है। प्रहार रणनीति का भारत में मुख्य उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 136 का राइट आंसर है आतंकवाद विरोधी। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न क्या है, प्रशासनिक और राजस्व उद्देश्य के लिए उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में कितने तहसील हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 137 का राइट आंसर है 6, ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 138 देखिए क्या है, भारत का कौन सा राज्य 2026 में 20 सिटीज टूवर्ड्स जीरो वेस्ट पहल में शामिल किया गया है। तो दोस्तों बताइए 20 सिटीज टूवर्ड्स जीरो वेस्ट पहल में शामिल किया गया है भारत का कौन सा राज्य है। क्वेश्चन नंबर 138 का राइट आंसर केरल होगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 139 क्या है, कंवर झील भारत के किस राज्य में स्थित है। दोस्तों 139 का राइट आंसर है बिहार में। कहाँ पे है कंवर झील, बिहार में ये आपको देखने को मिलता है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए धोकरा धातु शिल्प जो विश्व की सबसे प्राचीन ज्ञात अलाव धातु ढलाई परंपराओं में से एक है। ये मोहनजोदड़ो में इसका साक्ष्य मिला है। जनजाति और लोक कला वस्तुएं बनाने के लिए कौन सी प्राचीन तकनीक उपयोग करता है ये। तो दोस्तों ये तो बड़ा डिफिकल्ट हो गया, तो इसमें जो राइट आंसर आपका हो जाता है ये भ्रष्ट मोम ढलाई तकनीक का प्रयोग करता है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 141 देखिए क्या है आपसे, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो की स्थापना किस वर्ष हुई थी। दोस्तों राइट आंसर है इसमें 1970 में। ठीक है, तो पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो की स्थापना 1970 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 142 क्या है, 1888 में बाजार में आए पहले कोडक कैमरे का आविष्कार किसने किया था। तो पहले कोडक कैमरे का आविष्कार दोस्तों किसने किया था, तो इनका नाम है जॉर्ज ईस्टमैन। क्या नाम है इनका, जॉर्ज ईस्टमैन ने किया था। 1888 में बाजार में आए पहले कोडक कैमरे का आविष्कार आपने किया होगा क्वेश्चन। चलिए CSIR की मिशन मोड पहल के अंतर्गत उड़ीसा के किस गांव को पहले स्मार्ट गांव के रूप में विकसित किया गया। तो दोस्तों करंट अफेयर का क्वेश्चन है ये, तो ये है कुसुनपुर। क्या नाम है इसका, कुसुनपुर। ठीक है, तो ये CSIR के मिशन मोड पहल के अंतर्गत उड़ीसा के ठीक है पहले स्मार्ट गांव के रूप में इसको विकसित किया गया है कुसुनपुर। अगले शिफ्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है तो देख लीजिएगा। उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है। तो दोस्तों आजकल बेस्ट क्वेश्चन आपको मिल रहा है, तो ये आपको अनुच्छेद 75(1) के अंतर्गत देखने को मिलती है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 145 देखिए क्या है, 145 में है नाट्यशास्त्र प्रदर्शन कला पर एक ग्रंथ के द्वारा लिखा गया था। तो नाट्यशास्त्र प्रदर्शन कला पर एक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था। दोस्तों राइट आंसर है भरत मुनि के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 146 देखिए क्या है, प्लासी का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ा गया था। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 146 का राइट आंसर है बंगाल का नवाब। ठीक है, तो याद रखेंगे प्लासी का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच लड़ा गया था, जिसका नाम क्या था, सिराजुद्दौला।
निम्नलिखित में से कौन सी नदी पेरिस शहर से होकर बहती है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 147 का राइट आंसर क्या होगा बताइए? इसका राइट आंसर है सीन नदी। ठीक है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 148 आपसे क्या पूछा गया है, पढ़िए इसको। प्रेम, भाग्य और रिश्तों की पड़ताल करने वाला उपन्यास इट्स ऑल इन द बच्चन प्लैनेट्स, ठीक है, क्या है दोस्तों? इट्स ऑल इन द बच्चन प्लैनेट्स, ये किसके द्वारा लिखा गया है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है प्रीति सेनाय के द्वारा। यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, अगर आपने इसको किया हो तो बहुत अच्छी बात है। अगला प्रश्न है आपसे, मार्च 2026 में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों 149 का राइट आंसर है विक्रम के डोराइस्वामी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी। ठीक है, अगर आपने किया तो बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 150 के रूप में देखिए क्या पूछा गया आपसे, कौन सा प्लेटफॉर्म मुख्य रूप से पेशेवर नेटवर्किंग के लिए उपयोग किया जाता है? अब यहाँ पे देखिए पेशेवर नेटवर्किंग के लिए तो दोस्तों लिंक्डइन का प्रयोग किया जाता है जॉब प्रोफाइल के लिए। ठीक है, तो इसमें यही आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। तो ये आपने हिंदी और जो जीके जीएस के टॉपिक थे और करंट अफेयर के सब आपने देख लिए हैं। अगर आपको मैथ और रीजनिंग का भी चाहिए तो कमेंट में बता दीजिएगा। और आगे ठीक है, जैसे मान लीजिए अगले शिफ्ट में कल और परसों में क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कौन से टॉपिक कवर करने हैं, ठीक है, उनके बहुत सारे लिंक आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा। वहां से आप जाके सेम टू सेम वही टॉपिक पढ़ सकते हैं जहां से एग्जामिनर क्वेश्चन उठा रहा है, जो मैंने सब कुछ पढ़ा रखे हैं। आज के पेपर में दोस्तों कम से कम 20 क्वेश्चन ऐसे थे जो मैंने खुद पढ़ा रखे हैं अपने अन्य सेशंस में। ठीक है, वो मैं प्रूफ के रूप में नहीं दिखाऊंगा कि मैं जा जाके छांट के ला के दिखाऊं, वो बहुत बेकार काम लगता है मुझे। ठीक है, बाकी आपको मैं रेफरेंस दे दूंगा जिन टॉपिकों से अब क्वेश्चन बन रहे हैं, तो उनके लिंक आप डिस्क्रिप्शन से डायरेक्टली उठा के पढ़ लीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगले रिव्यू सेशन में, तब तक के लिए अपना तैयारी जोरों शोरों से करते रहिए। अगर आपने पेपर दे दिया तो अगले एग्जाम को अब देखिए, क्योंकि ये तो बीत गया। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।